साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम अड्डा में इसलिए आपसे जुड़ रहे हैं कि कल ही देश ने कारगिल युद्ध में जो भारत ने विजय हासिल की, उसके 25 साल को पूरे देश ने और दुनिया भर में जहां भारतीय रहते हैं उन्होंने इसको याद किया और कारगिल विजय दिवस को मनाया। जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था वो द्रास में जो कारगिल मेमोरियल बना हुआ है, वहां पर प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम की अगुवाई की, जहां उन्होंने इस युद्ध में जो शहीद हुए उनको पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी वीरता, उनके बलिदान को याद किया। लेकिन जैसा आप सब अपने आस पड़ोस, अपने शहर, अपने इलाके में भी देख रहे होंगे, कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम देश के कोने कोने में, हर राज्य में, हर जिले में हमेशा मनाया जाता है। इस बार उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वो 25 साल उसके हो रहे हैं। तो आज का ये अड्डा आप सबको ओपिनियन अड्डा की तरफ से कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए, इस पर हमारी भावनाएं, हमारी शुभेच्छा आपको हम प्रेषित भी करते हैं और आपके साथ अपने बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में हम आपके साथ शामिल भी होना चाहते हैं। और आज इस अड्डा में सिर्फ एक समाचार आपके साथ साझा करना है। आज कोई विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि कई बार कोई सूचना, कोई समाचार ही इतना महत्वपूर्ण होता है, वो अपने आप में काफी होता है, उसके साथ कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। साथियों, 2010 की बात है। आप सब जानते हैं कि 2004 के बीच में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई, बीजेपी एनडीए सत्ता से बाहर हो गई और 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जिसका प्रमुख घटक कांग्रेस था और उसके साथ कई अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे और उसमें वाम दल भी थे। ये यूपीए 1 की बात है। यूपीए 1 का जो पूरा कार्यकाल था 2004 से लेकर के और 2009 तक और यूपीए 2 के गठन होने के बाद तक, यानी लगभग 6 साल का एक ऐसा पीरियड था जब, जिस तरह से आप हर साल देखते हैं कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उस युद्ध को, उसमें जो हमारी सेना ने वीरता दिखाई, हमारे इलाके जो एलओसी से सटे हुए इलाकों को मुक्त कराया, उन लोगों से जो वैसे तो मुजाहिदीन बनकर आए थे लेकिन वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के रेगुलर आर्मी के वो लोग थे। तो इतने बड़े एक माइलस्टोन को, देश की वीरता, देश के जवानों की इतनी बड़ी उपलब्धि को मनाना, उसको याद करने का ऐसा कोई कार्यक्रम यूपीए की सरकार की तरफ से नहीं होता था। और क्यों नहीं होता था? क्योंकि यूपीए में जो नीति निर्धारण करने वाले जो कर्ता धर्ता थे, उनका मानना था कि ये तो एनडीए की लड़ाई थी। अब साहब, एनडीए की लड़ाई क्या होती है? क्या एनडीए के नेता एलओसी पर जाकर कारगिल में और टाइगर हिल में और द्रास में उन लोगों को, जो इंट्रूडर्स आए थे, जो घुसपैठिए, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे क्या? क्या वहां भारतीय सेना ने अपनी अदम्य, अपना साहस और अपनी वीरता नहीं दिखाई क्या? जो लोग कारगिल युद्ध को करीबी से जिन्होंने देखा, कवर किया, और मैं चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर में ही जर्नलिज्म किया करती थी, तो हमारे सामने वो युद्ध हुआ। हम बहुत ही युवा, बहुत यंग, ट्रेनी लेवल के पत्रकार उस समय थे, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि तमाम जो आर्टिलरी गन्स और टैंक सब कुछ होने के बावजूद वो इलाका ही ऐसा था, वो टेरेन ही ऐसा था और वो लड़ाई ही कुछ ऐसे परिस्थिति में हो रही थी कि वास्तव में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में
हाथों से लड़के हमारे सेना के जवानों ने बलिदान करके और उन घुसपैठियों को मार के वापस पीछे ढकेला और हमारी भूमि को मुक्त कराया। क्या ये एनडीए की लड़ाई थी? क्या इस बात का कोई औचित्य बनता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सेना के लोग अपने लेवल पर इसको करते थे, कमेमोरेट करते थे, याद करते थे, लेकिन जिस देश की भूमि, जिस मातृभूमि पर कब्जे को मुक्त कराने के लिए युवा, हमारे सबसे युवा, आप बलिदानियों की लिस्ट देख लीजिए, उनको आप जानेंगे, आपके आस पड़ोस में भी उनके प्रतिमाएं लगी होंगी, उनके नाम से सड़कें होंगी जो कारगिल से लौट कर नहीं आए। क्या क्या पूरे देश का इतना सा फर्ज नहीं बनता कि कम से कम साल में एक दिन उस बलिदान को स्मरण किया जा सके? लेकिन यूपीए सरकार ने एक नीति के तहत इसको नीचा किया, इसको कम करके आका इसके महत्व को एक छोटे मोटे घुसपैठ या एक कोई स्कर्मिश, ये शब्द इस्तेमाल होता था। स्कर्मिश अंग्रेजी में अगर उसको मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूं तो यूं समझिए कि कोई टोली या कोई एक छोटा सा ग्रुप होता है, कोई लोगों की टोली के बीच में कुछ हाथापाई थोड़ी बहुत हो जाती है, तो ऐसा कुछ, ऐसा उसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था उस समय। बहरहाल राजीव चंद्रशेखर जो सांसद भी थे उस समय, और आप जानते हैं कि सेना और सैनिकों के कल्याण को, वेलफेयर को लेकर वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। कई उपलब्धियां हैं उनकी इस क्षेत्र में, कई तरह के फैसले उन्होंने अलग अलग सरकारों के समय किया है, कई तरह की पहल उन्होंने की। तो राजीव चंद्रशेखर ने एक संसद में, राज्यसभा के तब वो सदस्य थे, उन्होंने संसद में एक जो मुद्दे उठाए जाते हैं जीरो आवर में या पब्लिक इंपॉर्टेंस के, राज्यसभा में जीरो आवर नहीं होता लेकिन स्पेशल मेंशन के तहत उन्होंने एक मुद्दा उठाया और उसमें कहा कि क्यों कारगिल विजय दिवस जो है ये हम नहीं मना रहे, इस पर रोक क्यों लग गई है, आखिर क्या कारण है कि देश को ये महत्व इसका नहीं लगता सरकार को। और तब चेयर की तरफ से, पीठ की तरफ से राज्यसभा में एक डायरेक्शन दिया गया, एक डायरेक्शन सरकार को दिया गया कि भाई इस मांग पर गौर क्यों नहीं करते। और तब राज्यसभा की ओर से डायरेक्शन के तहत रक्षा मंत्रालय में ये फैसला हुआ, करना पड़ा, यूं मान लिए कि तब से कारगिल विजय दिवस को मनाया जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन आज जो पूरे देश भर में कभी अग्निपथ योजना के बहाने, कभी चाइना के घुसपैठ के बहाने, कभी किसी और कारण से, कभी पूर्वोत्तर के मुद्दों को लेकर देश भर में जो इंडिया गठबंधन के घटक और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी जी पूरे देश में हर समय सेना और सैनिकों को लेकर जो मुद्दे चलाते हैं और सरकार पर तीखी आलोचना करते हैं, विपक्ष के नेता के नाते उनको हक है, लेकिन जब इनके पास सत्ता थी, इनके पास पावर थी, तो सेना और सैनिकों के बलिदान को लेकर इनका क्या रवैया था, क्या इस बात को हमें भूलना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात, क्या हम ये भूल सकते हैं कि यूपीए सरकार के समय एक बहुत ही वरिष्ठ मूर्धन्य नेता ने परवेज मुशर्रफ को मैन ऑफ पीस यानी शांति पुरुष का खिताब भी दिया था। तो साथियों, बलिदानियों से देश चलता है। हम और आप बलिदान नहीं कर सकते, मगर उनको समय समय पर याद करके कम से कम उनके प्रति ये तो विश्वास दिला सकते हैं उनके परिवारों को कि ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद।